गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओशियंस के टेम्परेचर को। और टेम्परेचर को देखा जाए और ओशियंस को देखा जाए तो बहुत पहले से ही जो है, जब से हमने ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू किया है, अपने स्कूल टाइम से ही हम एक चीज़ पढ़ते आए हैं कि जो महासागर होते हैं, महासागर सतलीय भाग की तुलना में बहुत देरी से गर्म होते हैं, बहुत देर से जो है ठंडे होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी के परिणाम स्वरूप जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, उन कोस्टल एरियाज़ की जो जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं वो पूर्ण रूप से भिन्न पाई जाती हैं उन क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियों से जो बिल्कुल महाद्वीपों के अंदरूनी भाग में इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स जो एरियाज़ होते हैं उनके कंपैरिजन में कोस्टल एरिया की जो क्लाइमेट होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट पाई जाती है। भारत के संदर्भ में हम दिल्ली और मुंबई की जो जलवायु परिस्थितियां हैं इनका कंपैरिजन भी करते रहे हैं कि मुंबई की जो जलवायु है वो समुद्र के प्रभाव में है, समुद्र के द्वारा नियंत्रित करी जाती है, जबकि दिल्ली की जो जलवायु है वो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। और मुंबई में ना बहुत अधिक गर्मी होती है ना बहुत अधिक सर्दी होती है। इसके विपरीत जो दिल्ली है वहाँ पर गर्मी जो है बहुत गर्म और सर्दियों में जो है वो बहुत अधिक सर्दी होती है। और ऐसा ही जो है आज हम पढ़ेंगे जो हमारे ओशियंस हैं, जो महासागर हैं, उन महासागरों में तापमान को लेकर किस प्रकार की जो परिस्थिति है वो पाई जाती है, ये हमारा आज का जो है वो डिस्कशन रहेगा। और टेम्परेचर के संदर्भ में देखिए बात करी जाए तो जो महासागरों का तापमान है, ये तापमान मरीन जो मीटियोलॉजी एक ओशनोग्राफी की एक जो सब ब्रांच है उस ब्रांच का एक हिस्सा है। और इसके फाउंडर जो थे वो एमएफ मरे जो है रहे हैं चैलेंजर एक्सपेडिशन में, जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है रहा। और समुद्र के तापमान से संबंधित बहुत सारे जो नए तथ्य थे वो ये अपने एक्सपेडिशंस में जो है वो सामने लेकर आए। और इसीलिए जो है इनको फाउंडर कहा जाता है मरीन मीटियोलॉजी का। जिस प्रकार से हमने जलवायु विज्ञान को जब पढ़ा था और उसके नेचर एंड स्कोप को जब हमने देखा तो उसमें देखा था कि तीन जो विज्ञान हैं वो एटमॉस्फेरिक साइंस का हिस्सा होती हैं। एक उसमें एरोलॉजी है, एक मीटियोलॉजी है और एक क्लाइमेटोलॉजी है। और मीटियोलॉजी को हमने पढ़ा था कि ये स्टडी करती है फिजिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी हमारा जो वायुमंडल है उस वायुमंडल की जो भौतिक विशेषताएं होती हैं, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनका अध्ययन जो है वो जलवायु विज्ञान जो मौसम विज्ञान है मीटियोलॉजी उसमें किया जाता है। और यही मीटियोलॉजी जब ओशियंस के संदर्भ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है तो एक नई विज्ञान बन के आती है जिसको हम मरीन मीटियोलॉजी यानी कि समुद्री जो मौसम विज्ञान है उसका इसको नाम जो है दिया जाता है। और इसी के अंतर्गत जो है समुद्र का जो तापमान है उस तापमान का मापन है, उसको कैसे मापा जाता है, कैसे परिस्थितियां जो है वो निर्मित होती हैं, कैसे एक महासागर का तापमान दूसरे महासागर से भिन्न होता है, कौन से कारक जो हैं वो इनको प्रभावित करते हैं। और इसके साथ साथ जो उनका हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा का सारा जो अध्ययन है वो मरीन मीटियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और तापमान को लेकर देखिए यदि बात करें क्यों जो है वो ये समुद्री क्षेत्र का तापमान इतना महत्वपूर्ण है, तो समुद्र के संदर्भ में जब मैंने इंट्रोडक्शन टू ओशनोग्राफी के नाम से एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें हमने बात करी थी कि ये जो महासागर हैं इनका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमने पाया कि पृथ्वी के धरातल का जो अधिकांश हिस्सा है वो इन वाटर बॉडीज से कवर्ड होता है। बहुत सारी जो जलवायु परिस्थितियां हैं स्थल के ऊपर भी, लैंड सरफेस पे भी, उनके ऊपर भी जो है इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जो फिश रिसोर्सेज हैं, फूड रिसोर्सेज के रूप में उनकी सप्लाई यहाँ से होती है। और इसके अलावा भी जो है चाहे आप रिक्रिएशन में लेकर चलें, चाहे आप जो है इनकी जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें, किसी भी क्षेत्र में बात करें तो बहुत एक महत्वपूर्ण जो है ये महासागर पाए गए थे। और उसी के हिसाब से जो है उतना ही महत्वपूर्ण पाया जाता है इन महासागरों के तापमान का अध्ययन। और उसके संदर्भ में यदि पहले बात करें कि क्यों जो है इसका अध्ययन आवश्यक है,
तो तापमान को, जो महासागरीय तापमान है, ओशियनिक टेम्परेचर है, उसको इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि ये टेम्परेचर जो है वो परिस्थितियां पैदा करता है जिन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ये महासागरीय जो जल है वो गतिशील होता है और एक अक्षेत्र से दूसरे अक्षेत्र में प्रवाहित होता है और वहाँ की जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करता है। बहुत छोटा सा उदाहरण जो है यदि आप इसका देखें तो ला नीना और अल नीनो जो है हमने पढ़ा। ला नीना वो परिस्थिति थी जब पैसिफिक ओशियन का जो ईस्टर्न कोस्ट है, जो साउथ अमेरिका के साथ लगता क्षेत्र है, पेरू के तट का एरिया है, वहाँ पर जो है वो कम तापमान होने की वजह से हम्बोल्ट करंट के प्रभाव की वजह से हाई टेम्परेचर कंडीशंस जो है डेवलप हुई थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर ला नीना आता है, अल नीनो आता है, तो वो अल नीनो, वो गर्म पानी जब उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो पूरी तरीके से जो है ना केवल उस दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी जो तट है उसकी जलवायु, बल्कि पूरे के पूरे संसार की जलवायु के ऊपर जो है वो प्रभाव उसका देखने को मिला। न्यूयॉर्क के एरिया में सूखा पड़ना, भारतीय मानसून का कमज़ोर पड़ जाना और अन्य जो है कोरल का ब्लीच हो जाना, बहुत सारे प्रभाव जो है हमने देखे। तो इन महासागरीय जल का जो तापमान है उसका अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये लार्ज जो ओशियनिक बॉडीज हैं इसमें जो वाटर की मोमेंट है, अब वो मोमेंट तापमान से कैसे संबंधित है। हम जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु का तापमान बढ़ता है तो उसका आयतन बढ़ता है, उसमें एक्सपेंशन होता है, और जब किसी वस्तु का तापमान कम होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। अब जो भी चीज़ एक्सपेंड करती है तो वो फैलती है, और उसी स्थिति में ट्रॉपिकल एरिया में जहाँ पर तापमान इन महासागरों का अधिक है वहाँ का जल फैलता है, और मध्य और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में, मिडिल और हाई लेटीट्यूड के एरिया में जहाँ पर इन महासागरों का तापमान कम पाया जाता है वहाँ पर इस पानी का वॉल्यूम कम है। ट्रॉपिकल एरिया का पानी एक्सपेंड करते हुए उन मिडल और हाई लेटीट्यूड्स की तरफ जो है वो बढ़ता है, और उस क्षेत्र के तापमान में, उस क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों में और वहाँ की इकोलॉजी में जो है बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आता है। गल्फ स्ट्रीम के रूप में यदि इसको आप समझें तो इसका एक एग्जाम्पल है, और बहुत प्रभाव जो है वो गल्फ स्ट्रीम का आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है इस तापमान को समझना और पढ़ना जरूरी है। दूसरा जो तापमान होता है महासागरीय जल का, वो तापमान महासागरीय जल की जो रासायनिक और जो भौतिक जो विशेषताएं होती हैं, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसके साथ उसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों को प्रभावित करता है। जब महासागरीय जल का तापमान अधिक होता है तो वहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है। वाष्पीकरण बढ़ने के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में जो सैलिनिटी है, जो लवणता है, वो बढ़ती है, और लवणता बढ़ने के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में जो डेंसिटी है वाटर की वो बढ़ जाती है। और इसके विपरीत जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ पर वाष्पीकरण कम होता है, और वाष्पीकरण कम होने के कारण उस क्षेत्र की जो सैलिनिटी है वो बहुत कम जो है पाई जाती है। मिडल और हाई लैटिट्यूड के एरिया में जितनी भी ओशियनिक वाटर बॉडीज हैं उनमें लो सैलिनिटी जो है उसके एक तापमान का परिणाम हम कह सकते हैं। और इसके विपरीत जो ट्रॉपिकल एरिया में, नॉट इक्वेटोरियल एरिया में नहीं, ट्रॉपिकल एरिया में महासागरों की जो लवणता है 20 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वो सर्वाधिक पाई जाती है, और उसका कारण उस क्षेत्र में अधिक तापमान का पाया जाना है। तापमान का बढ़ना सैलिनिटी को बढ़ा देता है। इवेपोरेशन के कारण सैलिनिटी का बढ़ना जो है वो वाटर के बॉइलिंग टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे और ज़्यादा मात्रा में जो है वो पानी ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसका तापमान में और जो है वो वृद्धि हो जाती है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए, इसमें जो सैलिनिटी का जो कंपोजिशन है या इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए, तो दोनों ही संदर्भ में जो है वो हमें इसके तापमान को पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ को समझने के लिए। और टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारा जो ऑर्गेनिज्म है, जो सी लाइफ है, जिसमें आप चाहे वहाँ पर की वनस्पति की बात करें और चाहे उसमें मिलने वाले जीव जंतुओं की बात करें, इनके जो प्रकार पाए जाते हैं और इनका जो वितरण पाया जाता है वो भी तापमान से बहुत अधिक प्रभावित होता है। और इस
वितरण को समझने के लिए जो है, क्योंकि तापमान का ज़्यादा पाया जाना सैलिनिटी बढ़ा देता है और सैलिनिटी का बढ़ना उस अक्षेत्र में मिलने वाले जो जीव जंतु हैं उनको सीधे तौर पर प्रभावित करता है, और इसके विपरीत सैलिनिटी का कम होना वहाँ पर मिलने वाले जो जीव जंतु हैं, खारे पानी की मछली, मीठे पानी की मछली आपने जो है बहुत जगह सुनी होंगी। तो हाई सेलाइन वाटर जहाँ पर पाया जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, वहाँ पर ये खारे पानी की मछलियाँ मिलती हैं, और जहाँ पर लो सेलाइन वाटर पाया जाता है वहाँ पर मीठे पानी की जो मछलियाँ हैं वो पाई जाती हैं। तो ये सारा का सारा जो जीवन है वो प्रभावित होता है तापमान से, और ये तीन वो मुख्य कारण हैं, वो कारक हैं जिनकी वजह से जो महासागरीय तापमान है उसको हमें पढ़ना और समझना आवश्यक हो जाता है। और फिर यदि मापन की बात करी जाए कि कैसे हम मेजर करेंगे ओशियनिक टेम्परेचर को, तो तीन तरह के जो थर्मामीटर हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। पहला सिंपल थर्मामीटर का प्रयोग होता है, जो ओशियनिक सरफेस है उस सरफेस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सिंपल थर्मामीटर यूज होता है, जबकि सतह से नीचे का जो पानी पाया जाता है महासागरों में उसकी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो रिवर्स थर्मोमीटर है उसका प्रयोग किया जाता है। और इसको मापने के लिए पैटरसन, नैनसन या फिर जो एकमैन बोटल्स हैं, ये वो स्पेसिफिक बोटल्स होती हैं जो सैंपल उस एरिया का पानी जो है उस पानी का सैंपल कलेक्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। विशेष तौर पर जो सब स्टेटस या सब सरफेस जो वाटर होता है ओशियन में, वहाँ पर पानी का सैंपल लेने के लिए जो है इनको विशेष तौर पर तैयार किया जाता है, और इन बोतल में लेके आए गए पानी का जो तापमान है फिर वो रिवर्स थर्मोमीटर की सहायता से मापा जाता है। और तीसरा जो इसमें यूज़ होता है वो थर्मोग्राफ यूज़ होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट का आप प्रयोग करें और उस इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है, जब उस रीडिंग को आप ग्राफ के ऊपर, और वो रीडिंग जो है यदि तापमान से संबंधित हो, तो उन तापमान से संबंधित रीडिंग को जब ग्राफ पेपर के ऊपर आप प्लॉट करते हैं तो जो एक ग्राफ डेवलप होता है उसको हम थर्मोग्राफ का नाम देते हैं। तो इसकी सहायता से भी जो तापमान है समुद्री अक्षेत्र का, समुद्री पानी का, उसको हम माप सकते हैं। अब देखिए, यदि बात करी जाए कि समुद्र का जो तापमान है उसमें वृद्धि किस कारणों से होती है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें 99.9% जो एनर्जी है वो सन के द्वारा सप्लाई की जाती है, और एनर्जी का ही एक रूप जो है थर्मल एनर्जी होती है, और उसी थर्मल एनर्जी का जो मापक होता है उसको हम टेम्परेचर का नाम देते हैं। जो एवरेज जो कंडीशन है थर्मल एनर्जी का जो प्रेजेंस होती है उसको जो प्रदर्शित करता है उसको हम तापमान कहते हैं। थर्मल एनर्जी का जो अर्थ के ऊपर सोर्स है, डोमिनेंट सोर्स, वो सूर्य है, तो महासागरीय सतह के तापमान का भी जो सोर्स होता है वो सन होता है, और सन रेज का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो रेडिएशन होता है सन के सरफेस से, उस रेडिएशन का जो एब्जॉर्प्शन है वो इसके तापमान को बढ़ा देता है। और पृथ्वी का तापमान देखिए, जलवायु में विज्ञान के अंतर्गत हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उससे छोटी जो अल्ट्रा वायलेट हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, इनको प्रवेश नहीं करने देता है, और इसी कारण जो सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हुए समुद्र की सतह तक पहुंचती हैं, उसमें से 0.4 माइक्रोमीटर से छोटी वेव्स जो है वो कुल एनर्जी का 6% भाग इनके द्वारा कैरी किया जाता है, और उस सनरेज में जो बाकी एनर्जी रह जाती है, जो टोटल एनर्जी है उसका 52% हिस्सा 0.4 से 0.8 माइक्रोमीटर के बीच की जो वेव लेंथ है, जिसमें पूरा का पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम और इंफ्रारेड का जो स्पेक्ट्रम है वो कंप्लीट तो नहीं लेकिन मिडिल इंफ्रारेड तक का जो हिस्सा है वो शॉर्ट नियर इंफ्रारेड का जो हिस्सा है वो इसमें शामिल होता है, और टोटल जो एनर्जी होती है उस सन रेज की उसका 52% हिस्सा जो है इन वेव्स के द्वारा कैरी किया जाता है। और 0.8 माइक्रोमीटर से बड़ी वेवलेंथ को यदि समुद्र का पानी जो है वो एब्जॉर्ब करता है तो कुल ऊष्मा का जो 42% है उसका हिस्सा जो है इससे प्राप्त होता है। यानी हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने वाली जो सूर्य की किरणें हैं उन किरणों में से अधिकांश जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा कैरी करी जाती है 0.4 माइक्रोमीटर से बड़ी जो वेवलेंथ्स होती हैं उनके द्वारा। और इन वेवलेंथ का जब सी सरफेस पे जो पानी है वो जब एब्जॉर्ब कर लेता है, इनको अवशोषित कर लेता है, तो इसके अवशोषण के परिणाम स्वरूप एनर्जी का जो कंटेंट है वो बढ़ता है, और उस एनर्जी के कंटेंट के बढ़ने के परिणाम स्वरूप वहाँ पर जो पानी है उस पानी के तापमान में वृद्धि जो है वो होती है। तो
अगर हम ओशियन सरफेस के टेम्परेचर के इंक्रीज की बात करें, उसके हीटिंग प्रोसेस की बात करें, तो जो सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन है वो इसका हीटिंग का सोर्स होता है। और फिर यदि कूलिंग सोर्स की बात करें तो हमने क्लाइमेटोलॉजी में भी पढ़ा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रिमोट सेंसिंग में डिस्कस किया था वहाँ पर भी पढ़ा, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। जो एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो लॉ है, जो ये कहता है कि कोई भी वस्तु जितनी मात्रा में तापमान को अवशोषित करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, उसी सेम रेशो में जो है वो एनर्जी को रेडिएट भी करती है। ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। और बहुत सारी जो अर्थ सरफेस पे जो मटेरियल पाया जाता है वो ब्लैक बॉडी तो नहीं, लेकिन ग्रे बॉडी के समान जो है वो व्यवहार करता है। और हर एक बॉडी, या आप सिंपल अगर शब्दों में मैं ये कहूँ कि कोई भी वस्तु जो सूर्य की किरणों से मिलने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती है, उसके धरातल से विकिरण भी होता है। और इस विकिरण को जो सी सरफेस से होता है, इसको हम बैक रेडिएशन का नाम देते हैं। यानी उस ऊष्मा का जो इसने अवशोषण किया था, जिसकी वजह से तापमान बढ़ा था, तापमान के बढ़ने के बाद जो है उस एनर्जी का रेडिएशन भी जो है इसकी सतह से होता है। और उसके रेशो की यदि बात करी जाए तो एमिसिविटी जो होती है, यानी कितनी मात्रा में अवशोषित एनर्जी जो है वो रेडिएट करी जाएगी, एमिट करी जाएगी उस पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा, इस वाटर बॉडी जिसको हम ओशियन कहते हैं। तो इसके संदर्भ में जो है 83 से लेकर 94% तक जो है एमिसिविटी होती है पानी की। और क्योंकि जो सी सरफेस होता है, सी वाटर जो होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन बहुत डिफरेंट पाया जाता है। तो उसी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो है 83 से 83 से लेके 94% तक जो है वो एमिसिविटी हो सकती है। अवशोषित ऊष्मा का लगभग जो है वो 83 से लेकर 94% तक जो भाग है उसको ये रेडिएट कर सकता है। और इसमें यदि हम शुद्ध पानी की बात करें तो उसका जो एमिसिविटी होती है वो 0.96 यानी 96% जो है एनर्जी एमिट करी जाती है इसके द्वारा। और उसी प्रकार से पानी भी जो है वो अपनी एनर्जी को एनर्जी सूर्य से एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएट करता है। और इसका भी रेडिएशन जो है वही स्टीफन बोल्ट्जमैन के लॉ के अकॉर्डिंग उसके टेम्परेचर की 4th पावर के इक्विवेलेंट जो है वो पाया जाता है। और यदि हम एंगस्ट्रम की जो एक मेजरमेंट है उसको देखें तो समुद्र की सतह का जो तापमान है उससे होने वाला रेडिएशन समुद्र की सतह पे मिलने वाली जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उससे भी प्रभावित होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक होती है तो रेडिएशन कम होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम पाई जाती है तो रेडिएशन भी जो है वो बढ़ जाता है। और एंगस्ट्रम की एक मेजरमेंट को देखिए, यदि यहाँ पर देखें तो एक वाटर बॉडी जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है उस पर यदि 70% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो 0.180 ग्राम कैलोरी उसके 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया से 1 मिनट में जो है वो 0.180 ग्राम कैलोरी एनर्जी का रेडिएशन जो है उस वाटर बॉडी से होगा। और दूसरा जो कन्वेक्शनल प्रोसेस होता है, समुद्र की सतह का तापमान अधिक होता है, उसके तापमान में वृद्धि होती है, वृद्धि के परिणाम स्वरूप उसका तापमान बढ़ता है, वो गर्म हो जाता है। और वायुमंडल की हवा का वो हिस्सा जो उसके संपर्क में आता है वो भी गर्म हो जाता है, गर्म होके ऊपर उठता है और वहाँ से एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होने लग जाती है। और वर्टिकल ट्रांसफ़र जो होता है इस एनर्जी का, जिसको हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। और इसके अलावा इवेपोरेशन की यदि बात करी जाए तो ये असल में वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र की सतह से जो 90% के करीब जो हीट ये रिसीव करता है, उस रिसीव्ड हीट का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो इवेपोरेशन के रूप में यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लिक्विड से जब गैसियस स्टेट में वाटर कन्वर्ट होता है तो उस स्थिति में 540 से लेकर 607 कैलोरी जो है वो एनर्जी 1 ग्राम पानी में जो है वो कंज्यूम हो जाती है उसके लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में ट्रांसफ़र करने को। और इसी कारण जो है इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा जो है वो सी सरफेस से इस एनर्जी का मैक्सिमम ट्रांसफ़र होता है। और बैक रेडिएशन, कन्वेक्शन और इवेपोरेशन ये 3 वो प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस के द्वारा जो समुद्र का जो पानी है वो ठंडा होता है। और एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा वो गर्म होता है। फैक्टर्स की यदि बात करी जाए तो क्योंकि जो हीटिंग प्रोसेस है उस हीटिंग प्रोसेस का जो सोर्स है वो भी सन है, तो इंटेंसिटी जो होती है, यानी इंटेंसिटी की बात करी जाए तो एंगल ऑफ सनरेज की यदि हम बात करें तो सूर्य की किरणें जिस अक्षेत्र में सीधी पड़ती हैं
उस अक्षेत्र का तापमान जो है वो बहुत अधिक होता है, और जहाँ पर ये तिरछी पड़ती हैं वहाँ पर तापमान जो है कम होता है। कारण इसके संदर्भ में लिया जाता है कि सीधी पड़ने वाली एनर्जी 1 यूनिट एरिया को यदि गर्म करती है तो तिरछी पड़ने वाली एनर्जी जो है वो 1.5 से लेके 2 यूनिट एरिया को उसको गर्म करना पड़ता है। और एनर्जी का जो कंटेंट होता है सन रेज का वो इक्वल पाया जाता है। एरिया ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर तापमान जो है वो कम बढ़ पाता है, और इसी कारण जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ट्रॉपिकल एरिया में ओशियन का जो टेम्परेचर है वो अधिक पाया जाता है, मिडिल लैटिट्यूड में उससे कम और हायर लैटिट्यूड में उससे भी जो है वो कम पाया जाता है। कारण यही है कि हमारी पृथ्वी की जो स्फीरिकल शेप है उसके कारण सूर्य की किरणें जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में सीधी पड़ती हैं, और ट्रॉपिकल एरिया से हम टेम्परेट रीजन में, और टेम्परेट रीजन से जब पोलर एरिया में जाते हैं तो उनका जो कोण होता है वो बढ़ता चला जाता है, और कोण बढ़ने के कारण जो इल्यूमिनेटिंग एरिया है सरफेस का वो बढ़ता है, और परिणाम स्वरूप वहाँ पर तापमान जो है वो कम पाया जाता है। और इसी कारण जो है, और दूसरा कारण है इसमें ड्यूरेशन, कितने समय तक ये जो है वो एनर्जी मिलती रहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है 23.5 डिग्री जो है, या उस ऑर्बिटल प्लेन पे बात करें तो 66.5 डिग्री का इसका झुकाव जो है उस ऑर्बिटल प्लेन पे पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य सीधा चमकता है, एक बार सदर्न हेमिस्फीयर में, और इसी के परिणाम स्वरूप जो लेटीट्यूड्स हैं उन लेटीट्यूड पे जो ड्यूरेशन है सनशाइन की उसमें सीजनल वेरिएशन पाया जाता है, और इसी के द्वारा जो है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के साथ जो ड्यूरेशन है, यानी जिस अक्षेत्र में सूर्य की किरणें सारा साल सीधे पड़ती हैं, ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तापमान अधिक होगा। टेम्परेट रीजन जहाँ पर जो है एक समय दिन की अवधि 8 घंटे हो जाती है और एक समय में 14 घंटे हो जाती है, तो सीजनल जो है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। और पोलर एरिया जहाँ पर 6-6 महीने की ये अवधि पाई जाती है वहाँ पर जो है, लेकिन वहाँ पर अल्बिडो अधिक होने के कारण जो है वो सारा साल तापमान उस क्षेत्र का कम ही रहता है। अल्बिडो की बात करें तो सूर्य का जो एंगल होता है, सन एंगल की यदि हम बात करें तो सन एंगल के साथ इसका रिलेशन जो है वो पाया जाता है। जब 90 डिग्री के कोण के साथ सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो रिफ्लेक्टेंस होता है वो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन जो जो ये किरणें तिरछी होती चली जाती हैं, ये रिफ्लेक्टेंस है, जो रेशो है रिफ्लेक्शन का, वो भी बढ़ता चला जाता है। और उसी के परिणाम स्वरूप जो है वहाँ पर जिन क्षेत्रों में अल्बिडो अधिक होता है, सूर्य की एनर्जी कम रिसीव होती है, कम मात्रा में एब्जॉर्प्शन होता है, और परिणाम स्वरूप वो क्षेत्र जो है ठंडे पाए जाते हैं। यदि यहाँ पर हम देखें तो 90 डिग्री का यदि एंगल होता है तो 3% अल्बिडो होता है, 60 डिग्री के एंगल पे भी 3 होता है, लेकिन यदि 30 डिग्री के एंगल के साथ सूर्य की किरणें पड़ें तो ये जो अल्बिडो है ये बढ़ के 6% हो जाता है। 20 डिग्री एंगल पे 12, 10 डिग्री एंगल पे 25, 5 डिग्री एंगल पे 40%, यानी सूर्य से मिलने वाली जो टोटल एनर्जी थी उस एनर्जी का यदि 5 डिग्री के एंगल के साथ वो सूर्य की किरणें धरातल पर, उस समुद्र के धरातल पर पड़ती हैं तो 40% तो एनर्जी उसकी वहाँ से रिफ्लेक्ट ही कर दी जाती है। बाकी 60% का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी वजह से तापमान जो है ओबियसली उस एरिया में कम पाया जाता है। सैलिनिटी की बात करें तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जहाँ पर सैलिनिटी अधिक होती है उन क्षेत्रों में तापमान जो है वो सी सरफेस का अधिक पाया जाता है। जहाँ पर सैलिनिटी कम होती है वहाँ पर तापमान भी कम पाया जाता है। कारण है कि सैलिनिटी जब बढ़ जाती है तो इम्प्योरिटीज ऐड होने के कारण जो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो तापमान है, जो एवरेज टेम्परेचर है, उसमें भी वृद्धि वहाँ पर दर्ज करी जाती है। फिर यदि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की बात करी जाए तो ये इन्वर्स इफेक्ट ये डालते हैं। इवेपोरेशन में जैसा कि हमने कहा कि 1 ग्राम पानी को यदि आपको भाप में परिवर्तित करना हो लिक्विड स्टेट से तो 540 से लेके 607 कैलोरी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। तो इवेपोरेशन के द्वारा बहुत सारी एनर्जी जो है वो जब सी सरफेस पे कंज्यूम हो जाती है तो परिणाम स्वरूप वहाँ पर जो है वो पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है। और इसी का एक प्रभाव जो है घड़े का पानी अब इस मौसम में, जो अब हम अप्रैल मई जून में जब प्रवेश कर रहे हैं तो इस समय आप देखेंगे कि घड़े का पानी सबसे ठंडा होता है। कारण है कि उसका जो आउटर सरफेस है वहाँ से एनर्जी का कंजप्शन जो है इवेपोरेशन के कारण लगातार होता रहता है, और ऐसा ही प्रभाव जो है वो सी सरफेस टेम्परेचर के ऊपर भी जो है इवेपोरेशन का पड़ता है।
और ये इवेपोरेटेड वाटर जब वायुमंडल में ऊपर उठता है तो वहाँ पर संघनन होकर जब ये वर्षण के रूप में वापस लौटता है तो इसका तापमान काफ़ी कम होता है, और जब वो कम तापमान का पानी उस समुद्र के पानी में घुल जाता है तो उसके भी तापमान में जो है कमी आ जाती है। और प्रीवेलिंग विंड्स की बात करी जाए तो जिस एरिया में जो है जिस प्रकार की पवनें, जैसे ट्रॉपिकल एरिया में बात कर ले तो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो है वो फ्लो करती हैं। हम टेम्परेट रीजन की बात करें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरिया में तो वहाँ पर वेस्टर्ली चलती हैं, पोलर एरिया में फिर से पोलर ईस्टर्ली चलती हैं। तो इनके प्रभाव में आकर, यानी अगर हम ट्रॉपिकल एरिया की बात करें तो महासागरों के पूर्वी किनारे ठंडे होते हैं और पश्चिमी किनारे जो है वो गर्म पाए जाते हैं, लेकिन मिडल लैटिट्यूड्स में जो पश्चिमी किनारे हैं वो ठंडे होते हैं कंपैरेटिवली, और पूर्वी किनारे जो हैं वो गर्म पाए जाते हैं, क्योंकि हवा जो है जब पूर्व से पश्चिम चलती है तो पूर्व की तरफ से जब वो पानी को अपने साथ बहाकर लेकर जाती है तो अपवेलिंग होती है, नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है, सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाता है। और इसके विपरीत जब वो पश्चिमी क्षेत्र में पानी इकट्ठा करती है तो वो सारा गर्म पानी वहाँ पर इकट्ठा होने के कारण वहाँ पर तापमान में जो है वृद्धि हो जाती है। और इसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ हैं, उन वाटर बॉडीज़ की जो लोकेशन है और जो शेप है वो भी प्रभावित करती है उसके तापमान को। जिन महासागरों का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ज़्यादा पाया जाता है, यानी एक वाटर बॉडी की मैं बात करूं, वो वाटर बॉडी जो है ट्रॉपिकल एरिया में है और उसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो अधिक है, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर भी जो है वो ज़्यादा पाया जाएगा। रेड सी के टेम्परेचर के संदर्भ में आप इसको जो है समझ सकते हैं, क्योंकि उसका ईस्ट वेस्ट जो इलोंगेशन है वो ज़्यादा पाया जाता है और इसी कारण जो है वहाँ पर तापमान भी जो है उसका अधिक पाया जाता है। कारण यह है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वो अक्षेत्र में वृद्धि हो जाती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की वजह से, जितना अक्षेत्र उसका उन सीधी किरणों को अवशोषित करता है। इसके विपरीत यदि बात करी जाए लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की, तो जिस सागर का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ज़्यादा पाया जाता है उसके तापमान में भी जो है वो कमी पाई जाती है, क्योंकि लैटिट्यूड जो जो बढ़ते हैं त्यों त्यों सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं, अल्बीडो बढ़ता है, एनर्जी कंटेंट बढ़ जाता है, इल्यूमिनेशन एरिया बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप उस एरिया में जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन के परिणाम स्वरूप जो तापमान में वृद्धि होती है, उस तापमान की वृद्धि भी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप वो क्षेत्र जो है ठंडे पाए जाते हैं इनकी तुलना में। अब यदि हम हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर का ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा है और उसके साथ साथ उसका जो एक्सटेंशन है वो इलोंगेटेड है ईस्ट वेस्ट। और दूसरी तरफ यदि अंध महासागर की बात करें तो अंध महासागर ट्रॉपिकल एरिया में जो है वो ईस्ट वेस्ट उसका जो एक्सटेंशन है वो कम पाया जाता है और आप पाएंगे कि इन दोनों महासागरों के तापमान में ट्रॉपिकल एरिया में जो है वो अंतर भी पाया जाता है। और अब तापमान के देखिए वितरण की बात करें, ये तो वो बातें थी सारी की सारी कि कैसे तापमान जो है वो सूर्य के अवशोषण के परिणाम स्वरूप बैक रेडिएशन, कन्वेक्शन और इवेपोरेशन के परिणाम स्वरूप कम होता है, एब्जॉर्प्शन से वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये तो बात थी कि ओशियनिक जो टेम्परेचर है वो कैसे कंपोज होता है, किन चीज़ों से प्रभावित होता है। अब यदि उसके वितरण की बात करी जाए तो वितरण जो है इसका दो रूपों में हम स्टडी करते हैं। पहला इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, यानी लैटिट्यूडनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम देखते हैं, और दूसरा फिर जो है इसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो अल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम जो है स्टडी करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए यदि बात करें तो एवरेज अमाउंट यदि हम लेकर चलें तो सरफेस जो वाटर है ओशियन का, उसका जो टेम्परेचर है वो 26.7 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। सुविंदर सिंह की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वहाँ से ये जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट करी गई है। यानी औसत तापमान यदि हम बात करें पोलर एरिया का सागर भी मिला लें, उसमें जो है हम छोटे सागर भी मिला लें, उसमें महासागर भी मिला दें, उसमें हम बे को भी शामिल कर दें, सभी को यदि हम शामिल करें तो जो एवरेज टेम्परेचर बनता है वो 26.7 डिग्री सेल्सियस बनता है। और धीरे धीरे ये जो तापमान है भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, हमने फैक्टर में भी पढ़ लिया, ये तापमान कम होता चला जाता है। और इसको यदि आप देखें तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है 20 डिग्री लैटिट्यूड पे ओशियन का, और 40 डिग्री लैटिट्यूड पे यदि हम पहुंच जाएं तो यही सरफेस टेम्परेचर जो है 14 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और यदि हम पोलर एरिया पे होते हैं तो ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो ओशियनिक जो वाटर है सरफेस वाटर उसका पाया जाता है।
अब ये जो टेम्परेचर है इसमें भी दो चीज़ें हैं। पहला, जो उत्तरी गोलार्ध है हमारा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसके जो सागर हैं वहाँ पर तापमान अधिक है बजाय के जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके महासागरों के। और कारण इसका ये है कि जो लैंड सरफेस है उस लैंड सरफेस का डोमिनेंस जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पाए जाने के कारण जो है यहाँ पर तापमान भी जो है इन वाटर बॉडीज़ का भी ज़्यादा पाया जाता है। और इसके विपरीत फ्री फ्लोइंग वाटर जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो सदर्न हेमिस्फीयर का जो ओशियन है उसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली जो है वो कम पाया जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ओशियन के यदि एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 19.4 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है, और यदि यही टेम्परेचर हम सदर्न हेमिस्फीयर के संदर्भ में बात करें तो 16.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो पाया जाता है। लगभग जो है 2.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान में अंतर पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में। और यही हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में देखिए, यदि आप देखें तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स की देखिए यदि हम बात करें तो 0 से 10 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इन तीनों के केस में देखिए जो मैं बात कर रहा था वो बात यहाँ पर जो है, पहले जो हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करी थी तो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, इसका इस क्षेत्र में जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है, वो बहुत अधिक पाया जाता है। और आप उसका प्रभाव यहाँ देखेंगे भी। इन दोनों का महासागरों का जो तापमान है 0 से 10 डिग्री लैटिट्यूड पे वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पाया जाता है, जबकि 26 डिग्री सेल्सियस जो है वो अंध महासागर का तापमान पाया जाता है, क्योंकि उसका जो पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो इस क्षेत्र में कम पाया जाता है। और फिर यदि हम 10 से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जाएं तो ये पूरा का पूरा जो है वो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है उसका प्रभाव आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और जो अच्छी चीज़ यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो जो इंडियन ओशियन है, उस इंडियन ओशियन का जो टेम्परेचर है वो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, इन दोनों के कंपैरिजन में जो है वो अब सबसे अधिक पाया जाता है। और उसका कारण मैं बता देता हूँ। पैसिफिक ओशियन के मध्य भाग में जो है कोई भी बड़ी वाटर बॉडी नहीं है, और जबकि जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन का ईस्ट वेस्ट इलोंगेशन कम है। लेकिन हिंद महासागर की यदि बात करी जाए तो इस क्षेत्र में हिंद महासागर जो है के मध्य भाग में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पाया जाता है, जिसके पश्चिमी भाग में अरब सागर और पूर्वी भाग में बे ऑफ बंगाल जो है वो एक तरीके से एनक्लोज्ड सी के रूप में जो है वो बन जाते हैं। तो उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर हिंद महासागर का तापमान जो है बाकी महासागरों की तुलना में जो है वो अधिक पाया जा रहा है। और इसके तापमान में जो कमी है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर जो 10 डिग्री लैटिट्यूड तक 27 डिग्री सेल्सियस था, वो 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जो है 23 डिग्री यानी 4 डिग्री सेल्सियस के करीब कम हो जाता है। और 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान कम हो जाता है अंध महासागर का। लेकिन हिंद महासागर के तापमान में केवल 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। और उसका कारण जो है मैं आपको यहाँ पर क्लियर तौर पे बता चुका हूँ, क्योंकि हमारा रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है। इन एरियाज में जो लैंड सरफेस का जो सराउंडिंग एरिया बढ़ जाता है, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर तापमान में जो है वो वृद्धि होती है। और 30 डिग्री से ऊपर जो हिंद महासागर है उसका विस्तार नहीं पाया जाता। और इसके बाद यदि जो है आप देखें तो 30 से लेके 60 तक यदि जो है आप इस क्षेत्र में अंध महासागर और प्रशांत महासागर की तुलना करें तो प्रशांत महासागर के तापमान में बहुत तेजी से जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है। यानी 30 डिग्री लैटिट्यूड पे जो तापमान 18 डिग्री सेल्सियस था वो 60 डिग्री लैटिट्यूड पे जाने के बाद 5 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। लेकिन ये गिरावट जो है वो अंध महासागर में बहुत कम है, और इसका कारण है गल्फ स्ट्रीम का जो इफेक्ट है। वो इफेक्ट यहाँ पर आप जो है वो बहुत डोमिनेटली जो है उसका इम्पैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गल्फ स्ट्रीम के रूप में जो गर्म पानी जो ट्रॉपिकल एरिया का मिडिल लैटिट्यूड्स और हायर लैटिट्यूड्स की तरफ बढ़ता है, उसके परिणाम स्वरूप जो है ये जो वृद्धि है, ये जो तापमान की गिरावट है लैटिट्यूड्स के इंक्रीज होने के साथ वो बहुत कम पाई जाती है। यानी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अब जो टेम्परेचर था
जो 30 से 40 पे आने के बाद अंध महासागर का प्रशांत महासागर की तुलना में अधिक हो जाता है, और यही प्रभाव है गल्फ स्ट्रीम का अटलांटिक ओशियन के केस में यदि हम देखें। और पैसिफिक ओशियन क्योंकि 60 डिग्री सेल्सियस डिग्री जो लेटीट्यूड है उससे ऊपर नहीं पाया जाता, और वहाँ पर जो है अटलांटिक ओशियन का टेम्परेचर 5.6 डिग्री सेल्सियस, वो तापमान 5 डिग्री जो प्रशांत महासागर का 50 से 60 पे था, गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव में 60 से 70 डिग्री पे जो है ये सेम टेम्परेचर अटेन करता है हमारा अटलांटिक ओशियन। और फिर यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में भी आप जो है इसमें देखेंगे कि हिंद महासागर जो है वो अधिक गर्म पाया है, और दूसरे नंबर पर पैसिफिक ओशियन है, और अटलांटिक ओशियन भी जो है, अटलांटिक ओशियन की हम बात कर चुके हैं कि इसका ईस्ट वेस्ट जो इलोंगेशन है, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो बहुत कम पाया जाता है, और इसी कारण यहाँ पर भी जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी इसका तापमान जो है वो कम पाया जा रहा है। और फिर जो है अगर इंडियन ओशियन के केस में हम चलें तो फिर जब हम 10 से 20 के बीच में जाते हैं तो ये तापमान जो है वो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों का लगभग एक समान जो है यहाँ पर बन जाता है। 20 से 30 डिग्री में जो है वो हिंद महासागर फिर गर्म रह जाता है, प्रशांत महासागर जो है ये ठंडा हो जाता है। और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की जो है यदि बात करी जाए तो उसका प्रभाव जो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का प्रभाव भी यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिलता है। और अटलांटिक ओशियन का टेम्परेचर भी 21 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर जो है देखिए एक इस क्षेत्र में यदि आप देखें तो इन तीनों महासागरों के तापमान में बहुत ज़्यादा जो है वो अंतर नहीं है, और उसका कारण ये है कि यहाँ पर जिन महासागरों में जो लैंड का जो डोमिनेंस था वो लगभग एक समान हो जाता है, और इनका इलोंगेशन भी जो है वो लगभग जो है लैंड का डोमिनेंस कम होने के कारण इनके तापमान में जो है वो लगभग स्थिरता आ जाती है। तीनों का तापमान लगभग एक समान पाया जाता है, और 40 डिग्री से ऊपर जाने के बाद जो है ये टेम्परेचर अब पैसिफिक ओशियन जो है ये 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 50 से 60 डिग्री जो लेटीट्यूड है उस क्षेत्र में, और प्रशांत महासागर का। और यहाँ पर ये अल नीनो का जो प्रभाव है वो यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि अल नीनो का जो इफ़ेक्ट है इस एरिया में वो उस इफ़ेक्ट की वजह से जो है, क्योंकि ये करंट जो है बहुत बार एक्टिवेट होता है और बहुत सारा जो गर्म पानी है वो इस क्षेत्र में फैल जाता है, और उसी कारण जो है इसका तापमान यहाँ पर ज़्यादा है। और इसके विपरीत हिंद महासागर और अंध महासागर दोनों में जो है कोई भी ऐसी गर्म जल की जो धारा है या गर्म जल का प्रभाव ना होने के कारण इनका तापमान लगभग एक समान है, और 60 से 70 के बीच में जो है वो तीनों महासागरों का तापमान लगभग जो है वो एक जैसा आ जाता है। जो सदर्न जो ओशियन है जहाँ पर ये प्रवेश कर जाते हैं, अंटार्कटिका का एरिया आ जाता है, पोलर एरिया है, और उस कारण यहाँ पर इनका जो तापमान है हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग एक जैसा आ जाता है। और यहाँ पर अगर आइसोथर्म की सहायता से आप देखें तो फरवरी और अगस्त जो है वो 2 महीने का तापमान जो है वो कंपेयर किया जाता है ओशियन के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि जुलाई और जनवरी का कंपैरिजन होता है लैंड के केस में। और फरवरी जो है वो सबसे ठंडे होते हैं महासागर, और अगस्त के महीने में ये सबसे गर्म पाए जाते हैं। आप यदि जो है हिंद महासागर का यहाँ पर देखें तो फरवरी के महीने में जो है वो इसका अधिकांश जो तापमान है वो 25 डिग्री का जो आइसोथर्म है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में यदि हम बात करें तो 25 डिग्री का जो टेम्परेचर का जो आइसोथर्म है वो मैक्सिमम एरिया को यहाँ डोमिनेट किए हुए है। और इसके विपरीत जो है दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम जाएं तो जो जो लेटीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे तापमान में भी जो है वो डिक्रीज है, और ग्रेडियंट भी जो है वो इस एरिया में स्टीप जो है हमें देखने को मिलता है। और फिर यदि हम प्रशांत महासागर के एरिया में आएँ तो इसका भी टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम इस समय पर 25 डिग्री सेल्सियस है, और ऊपर जो है अगर आप देखें तो इस क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वहाँ पर अल नीनो का प्रभाव जो है बहुत बार काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है। और इन दोनों का देखिए ये ईस्ट वेस्ट जो इलोंगेशन है उसके प्रभाव में इनका तापमान अधिक है, जबकि इसी एरिया में यदि आप जो है वो अंध महासागर का तापमान देखें तो उसमें इतना ज़्यादा जो है अंतर नहीं देखने को मिलता है। और ये गल्फ स्ट्रीम का जो है वो प्रभाव अगर आप देखें तो ये 5 डिग्री की जो आइसोथर्म है
वो आइसोथर्म लगभग आइसलैंड तक जो है वो पहुंच जाती है गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव में आके, जबकि केवल ये वाला जो एरिया है वो एरिया में प्रशांत महासागर के केस में जो है ये पहुंचती है, पाई जाती है। अब यदि अगस्त के महीने की बात करें, जब ये महासागर सबसे गर्म होते हैं, तो ये जो 25 डिग्री की आइसोथर्म है, अब ये रेड सी और पर्शियन गल्फ की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू कर देती है। और अब जो तापमान है वो तापमान जो है अगर आप देखें तो 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो एवरेज है वो हिंद महासागर की हमें देखने को मिलती है। और ये जो आप अरेबियन सी की बात करें और बे ऑफ बंगाल की बात करें, यहाँ पर तापमान फरवरी की बात करें चाहे अगस्त की, तो एवरेज टेम्परेचर जो है आइसोथर्म यहाँ पर 25 डिग्री की जो है वो इस एरिया से पास करती ही करती है। और प्रशांत महासागर के केस में यदि आप देखें तो इस एरिया में टेम्परेचर जो है वही आइसोथर्म 25 डिग्री सेल्सियस की है। आप साउथ और इसके विपरीत जो है ये जो टेम्परेचर है अब लगभग जो जापान सी का एरिया है उस जापान सी के एरिया तक जो है 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जापान सी की बात करें, येलो सी की बात करें, साउथ चाइना सी की बात करें, या फिर हम जो है इस क्षेत्र में बात करें जो मलेशियन आइलैंड है, इस पूरे एरिया में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। और इनके बीच की जो दूरी है इस क्षेत्र में जो है अब ये बढ़ जाती है। यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो बहुत स्टीप नहीं है, उसका कारण है ये कैलिफोर्निया की जो धारा आती है, ठंडे जल की धारा, ये यहाँ पर प्रभाव डालती है। और जबकि जो क्यूरोसियो की जो गर्म धारा है उसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में यदि हम देखें ओखोवास्टक सी का एरिया है, क्यूराइल सी का एरिया है, तो इन दोनों क्षेत्रों में जो ग्रेडियंट है वो काफ़ी तीव्र जो है पाया जाता है। और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो लैंड का डोमिनेंस बहुत कम होने के कारण लगभग जो है ये ग्रेडियंट इक्वल सी पोजीशन में पाया जाता है। और ये गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव जो है वो इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट काफ़ी हाई है। और इसके विपरीत जो है इस क्षेत्र में आप अगर देखेंगे तो ये गल्फ स्ट्रीम जो है इधर से जो नॉर्थ वेस्ट जो ड्रिफ्ट के रूप में पहुंचता है। इधर यदि हम बात करें बे ऑफ बिस्के में जो है इसकी ईस्टर्न एक जो धारा है वो पहुंचती है, तो यहाँ पर भी जो है वो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसके विपरीत अगर दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ बात करें तो जो ब्राज़ीलियन धारा है, गर्म जल की धारा है, उसके कारण जो है इस क्षेत्र में भी जो है वो बहुत ज़्यादा तापमान में जो अंतर है या स्टीप जो ग्रेडियंट है वो डेवलप नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए यदि बात करी जाए, ये तो बात थी कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का वो कैसा पाया जाता है। अब यदि इसी को हम अल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन में यानी समुद्र की जो सतह है उस सतह से समुद्र की गहराई की तरफ बढ़ते हुए यदि हम देखें इस तापमान को, तो तापमान जो है वो सूर्य का जो किरणें जितनी गहराई तक प्रवेश करती हैं उस क्षेत्र के तापमान में जो है आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। और सूर्य की जो किरणें हैं बहुत प्रभावी ढंग से 20 मीटर की गहराई तक और अधिकांश जो है वो 200 मीटर की गहराई तक भी प्रवेश कर पाती हैं। और इसके बाद यानी 200 मीटर की गहराई के बाद यदि आप तापमान को देखेंगे तो समुद्र के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो देखने को नहीं मिलता। चाहे आप 1100 मीटर की 11,000 मीटर की गहराई तक चले जाएं तो बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो देखने को नहीं मिलता। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो सन रेज के द्वारा प्रभावित होता है और 200 मीटर की गहराई तक इनका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। और इसी के परिणाम स्वरूप जो वर्टिकल जो लेयर है ओशियन की उसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम फोर्टिक जोन कहते हैं या इयोफोटिक जोन कहा जाता है। ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाती हैं और वो क्षेत्र प्रकाशमान होता है, वहाँ पर सनलाइट पाई जाती हैं। और इसके बाद एक गहरे अंधकार का क्षेत्र होता है जिसको एफोटिक जोन कहा जाता है और ये 200 मीटर से लेके समुद्र की तली तक का जो है ये क्षेत्र पाया जाता है। और फिर यदि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में जो है वो गिरावट आती है और सरफेस टेम्परेचर जो है 100 मीटर की गहराई तक जो है ये कॉरस्पॉन्ड करता है। यानी जो सरफेस टेम्परेचर है वैसा वैसा तापमान 100 मीटर की गहराई तक होता है और उसके बाद ये तापमान बहुत तेज़ी से जो है कम होने लग जाता है। लेकिन इसके कम होने की जो दर है वो हर जगह एक समान नहीं है, इसमें भी जो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रभावित करता है। और चैलेंजर एक्सपेडिशन के दौरान जो मोरे ने जो डेटा लिया था उस डेटा को यदि हम देखें
तो 182 मीटर की गहराई पे समुद्र का जो तापमान है 15.9 डिग्री सेल्सियस, 365 मीटर की गहराई पे 10.5 डिग्री सेल्सियस, 900 मीटर की गहराई पे 4.5, और यदि हम 4000 मीटर की गहराई पे चले जाते हैं तो 1.7 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर पाया जाता है। और गहराई के साथ साथ जो है वो तापमान में गिरावट आ रही है। लेकिन ये जो गिरावट है यदि यहाँ पर भी आप देखें तो जैसे ही हम जो है वो फोटिक जोन से नीचे पहुँचते हैं तो इसके गिरने की दर जो है वो बहुत सामान्य हो जाती है। यानी लगभग जो है 3000 मीटर की गहराई पे तापमान जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास चेंज हुआ है। लेकिन 300 मीटर की गहराई तक ये तापमान जो था वो तापमान सरफेस पे 19 डिग्री सेल्सियस और फिर यानी लगभग 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जो है वो कमी आई है। यानी फोटिक जोन में तापमान बहुत तेज़ी से कम होता है और उसके बाद इसके गिरने की जो दर है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और इसमें रेट की जो है यदि बात करी जाए तो जो रेट है वो पोलर एरिया की तरफ देखिए यदि हम जाएं तो भी वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का उसमें अंतर पाया जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये तापमान बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, लेकिन जो जो हम पोलर एरिया की तरफ जाते हैं तो वर्टिकली भी जो है वो तापमान के गिरने की दर कम होती चली जाती है। कारण है कि जो सरफेस टेम्परेचर है वो ऑलरेडी कम है और नीचे का टेम्परेचर तो ऑब्वियसली जो है वो कम पाया जाएगा। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में, लोअर लैटिट्यूड के एरिया में सरफेस टेम्परेचर बहुत अधिक है और इसके कारण वहाँ पर तेज़ी से जो है वो गिरने की दर होती है। और जर्मन एंटार्क्टिक जो एक्सपेडिशन था 1911 में, उसका डेटा देखिए यदि आप देखें तो 7.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वहाँ पर 100 मीटर, 200 मीटर, 700 और 800 मीटर की गहराई पे जो समुद्र का तापमान पाया जाता है, यानी 7.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे 100 मीटर की गहराई पे जो टेम्परेचर पाया जाता है वो टेम्परेचर 40 डिग्री लैटिट्यूड पे सरफेस टेम्परेचर होता है। और 7.5 डिग्री नॉर्थ पे जो 200 मीटर की गहराई पे तापमान पाया जाता है वो 50 डिग्री लैटिट्यूड का सरफेस टेम्परेचर है। और 700 से 800 मीटर की गहराई पे 7.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री लैटिट्यूड का जो है वो सरफेस टेम्परेचर होता है। और ये भी एक कारण है कि ये जो दर होती है तापमान के गिरने की, ये अक्षांशों में वृद्धि के साथ साथ यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ जाते हुए जो है और कम होती चली जाती है। और जो दैनिक तापांतर होता है वो दैनिक तापांतर 30 फीट की गहराई तक प्रभावी होता है और वार्षिक तापांतर 600 फीट की गहराई तक प्रभावी होता है। यानी 30 फीट से यदि हम नीचे चले जाएं तो दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। वहाँ पर वार्षिक जो अधिकतम और न्यूनतम यानी फरवरी और अगस्त के महीने का जो तापमान है उसमें तो अंतर पाया जाएगा, लेकिन डेली जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो नहीं होगा। और यदि 600 मीटर की गहराई से नीचे चले जाएं तो जो वार्षिक तापांतर है वो भी कम हो जाता है। यानी एनुअल और डायरनल है, दोनों जो रेंज है टेम्परेचर की वो निष्प्रभावी हो जाती हैं इस क्षेत्र में जाने के बाद। और फिर एनक्लोज सी की यदि बात करी जाए तो लोअर लैटिट्यूड के एरिया में इनका हायर टेम्परेचर होता है और जो एनक्लोज सी का जो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो है वो हमें देखने को मिलता है हायर लैटिट्यूड्स में जाने के बाद। यानी यदि जो है वो हम लो लैटिट्यूड में इन टेम्परेचर ओशियंस को देखें, एनक्लोज सी को, तो उनका टेम्परेचर जो है वो गहराई में भी अधिक होता है, जबकि हाई लैटिट्यूड पे जो है इनके टेम्परेचर में इन्वर्जन होता है। यानी गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है, जो गिर रहा है लोअर लैटिट्यूड्स में वो हायर लैटिट्यूड में बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर जो है यदि हम अब इस आधार पर बात करें तो 3 भागों में जो है वो वर्टिकली हम ओशियनिक जो वाटर है उसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 लेयर में उसको डिवाइड किया जा सकता है। एक अपर लेयर है, अपर लेयर की बात करी जाए तो ये जो अपर लेयर है ये 500 मीटर की गहराई तक पाई जाती है और यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। और पूरा साल जो है ट्रॉपिकल एरिया में यदि हम बात करें मिडल लैटिट्यूड, तो ये जो अपर लेयर है 500 मीटर की गहराई तक, इसका जो तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है, ये ट्रॉपिकल एरिया में पूरा साल बनी रहती है ये लेयर। लेकिन मिडल लैटिट्यूड्स में ये लेयर केवल और केवल समर सीजन में विकसित होती है।
दूसरी जो लेयर है थर्मोक्लाइन लेयर जिसको कहा जाता है, ये 300 से लेके 1000 मीटर की गहराई का क्षेत्र होता है। ये एक ट्रांजिशनल जोन होता है। ये वो जोन होता है जिस जोन में जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से गिरता है, क्योंकि इससे ऊपर का भाग गर्म है और इससे नीचे का भाग बहुत ठंडा होता है, और ये संक्रमण का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वो तापमान बहुत तेजी से कम होता है। और फिर लोअर लेयर है जो 1000 मीटर से लेके समुद्र की जो तली है वहां तक पाई जाती है। इसमें जो पानी है वो बहुत ठंडा होता है और बहुत जो है उसकी डेंसिटी भी जो है वो बहुत अधिक पाई जाती है। तो 3 लेयर पूरी की पूरी जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कह सकते हैं। अपर लेयर जो ट्रॉपिकल एरिया में सारा साल होती है, मिडिल लेटीट्यूड्स में केवल समर सीजन में होती है, 500 मीटर की गहराई तक पानी गर्म होता है। और फिर थर्मोक्लाइन लेयर 300 से 1000 मीटर की गहराई पे आती है, ये ट्रांजिशन जोन है। और फिर लोअर लेयर जहाँ पर पानी का तापमान जो है वो हमेशा कम पाया जाता है। तो ओशियनिक टेम्परेचर को लेकर हमारा यही डिस्कशन है, और बहुत सारे टॉपिक को लेकर जो है अभी हम लाइव डिस्कशन पे लगे हुए हैं। और उसमें 2 दिन जो है वो समय में थोड़ा सा वेरिएशन आया था, लेकिन अब से जो है जब भी हमारा लाइव डिस्कशन रहेगा वो हर रोज़ जो है वो सुबह 11 बजे मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब के ऊपर, और टॉपिक जो है वो एडवांस में डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। तो उसी टॉपिक के ऊपर वहाँ पर डिस्कशन रहेगा। तो जो साथी अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाए हुए हैं वो दबा लीजिए, और जिन्होंने दबा दिया है वो दोबारा ना दबाएं। और मेरे साथ जो है वो लाइव डिस्कस करने के लिए ज्योग्राफिकल जो टॉपिक्स हैं उनको आप जो है वो दिन में 11 बजे जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।